कहानी धुंधला अर्थ। लेखक डॉक्टर घनश्याम आसुदानी। वाचक स्वर रिंकी शर्मा। मैं और प्रतिभा उस दिन बहुत खुश थे। हम दोनों भारतीय प्रशासनिक सेवा का इंटरव्यू देकर लौट रहे थे। कश्मीरी गेट का बस अड्डा हमेशा की तरह लोगों से पटा पड़ा था। मई की गर्मी और तिस पर लोगों की घनी भीड़। ऐसे में इंसान का सांस लेना भी दूभर हो जाता है। लेकिन आज हम दोनों जमीन पर कहाँ थे? हम तो 7वें आसमान पर उड़ रहे थे। आज हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। हमें आसपास की घुटन, दुर्गंध और सीलन आज नहीं सता रही थी। बस अड्डे पर ज्यों ही 2 कुर्सियां खाली दिखीं, हमने झपटकर उन्हें अपने कब्जे में कर लिया। मेरे दिमाग में अभी भी मेरे इंटरव्यू की गूंज ही चल रही थी। मुझसे एक प्रशासनिक अधिकारी का मानवीय चेहरा इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने को कहा गया था। मैंने अपने ही उत्साह में एक लंबा चौड़ा वक्तव्य दे डाला था। उसमें नारी की शक्ति थी, महिलाओं का सशक्तिकरण था, स्त्रियों का शोषण था, आदिवासियों की समस्याएं थी, बेटी बचाओ था, बेटियों को पढ़ाने की बात थी, दिव्यांग थे, सुगम्य भारत था, एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी थी, आजादी का अमृत महोत्सव था और भी बहुत कुछ, जाने क्या क्या। मेरा उत्साह, नवीन कल्पनाएं, विचारों की परिपक्वता, पिछड़े वर्गों की समस्याओं की मेरी समझ, उन्हें हल करने का उत्साह, आदि बातों से इंटरव्यू लेने वाले बहुत प्रभावित हुए थे। ये बातें बड़ी बड़ी बातें, किताबों में पढ़ी थी ये बातें, निबंधों में लिखी थी ये बातें, भाषणों में सुनी थी ये बातें, आज इंटरव्यू में भी बढ़ चढ़कर बोली थी ये बातें। मगर वास्तविकता के धरातल पर कितनी दुरूह, कितनी दुस्साध्य, कितनी खोखली हो सकती हैं ये बातें, ये कभी न सोचा, न समझा और न जाना था। बस अड्डे पर जिधर देखो उधर लोग ही लोग नजर आ रहे थे। लोगों के बैठने को जितनी कुर्सियां थीं, उससे कहीं अधिक उन पर बैठने की होड़ में लगे लोग। इस पर भी आधी कुर्सियां लोगों से और आधी सामान से भरी हुई थीं। बहुत सारे लोग कुर्सी न मिलने पर जमीन पर ही डेरा डालकर बैठ गए थे। कुछ तो धरती माता की गोद में सिर रखकर सो भी गए थे। पूरा बस अड्डा लोगों, उनके बच्चों और उनकी गठरियों से लबालब भरा था। ऐसा लगता था कि अपने स्थान से उठकर कहीं जाना हो तो कई सारे सिरों, हाथों, पांवों, बच्चों और गठरियों को रौंदते हुए जाना होगा। शोर तो वहाँ इतना था कि मानो वो सारे देश को गुंजायमान कर रहा हो। आती जाती बसों की गुरगुराहट, पी पी करती उनकी सीटियां, हजारों लोगों की लाखों बातें, पल पल आती जाती बसों के बारे में लाउड स्पीकर पर गूंजती घोषणाएं, चारों ओर किसी जहरीली सर्प सी फैली लंबी सड़कों की कर्कश आवाजें, ये सब मिलकर कानों से होकर आत्मा तक जाता हुआ ये शोर दिल को दहला रहा था। इसी शोर के बीच कहीं दूर से आती एक अलग सी ध्वनि मेरे कानों में पड़ी। एक निश्चित अंतराल पर टक टक करता हुआ वो स्वर किसी संगीतमय रिदम का आभास करा रहा था। मेरा ध्यान बरबस ही उस आवाज की ओर खिंचता चला गया। मैंने आसपास नजर दौड़ाई, किंतु लोगों के उस समंदर में मेरी दृष्टि उलझकर भटक गई। धीरे धीरे टक टक की आवाज कुछ करीब आती सी जान पड़ी। निरंतर अपना ध्यान और आंखें उस पर लगाए रही तो देखा कि 25-26 वर्ष का एक नौजवान, आंखों पर काला चश्मा लगाए, दाहिने हाथ में एक सफेद छड़ी लिए, उसे दाएं बाएं घुमाता हुआ मंथर चाल से कदम कदम आगे बढ़ा जा रहा था। अपने पहनावे से वो किसी संभ्रांत वर्ग का प्रतीत होता था। उसकी छड़ी का निचला हिस्सा लाल रंग का था। अपनी छड़ी को दोनों दिशाओं में लगभग 3 फुट की परिधि में घुमाते हुए वो आगे बढ़ रहा था। छड़ी की परिधि में जो जो बाधाएं आ रही थी, उनसे बचता हुआ, अपना मार्ग टटोलता हुआ वो आगे बढ़ रहा था। गौर से देखने पर मैंने जाना कि उसकी छड़ी उतनी सी परिधि में भी ठीक से नहीं घूम पा रही थी।
लोगों से भरी उस जमीन पर जहाँ पैर धरने को आधा गज स्थान भी नहीं था, वहाँ छड़ी भला क्यों कर 3 फुट की परिधि में घूम पाएगी। मैं सोचने लगी, क्या इस तरह छड़ी घुमाते घुमाते वो अपनी मंजिल पा लेगा? क्या उसकी छड़ी से दुनिया की भीड़ कुछ कम हो जाएगी? चलते चलते एक नन्हे बच्चे ने उसकी छड़ी का निचला लाल हिस्सा जोर से खींच लिया। छड़ी के अंदर का इलास्टिक दूर तक तनता चला गया। बच्चे से जब वो नहीं पकड़ा गया तो उसने उसे छोड़ दिया। वो बहुत तेज गति से इलास्टिक के साथ सिकुड़ता हुआ बड़े जोर से उसके हाथ में आ लगा। इस अनपेक्षित चोट से वो तिलमिला उठा। वो शायद जान ही नहीं पाया था कि उसकी छड़ी का निचला हिस्सा कहाँ जाकर इतने रोष से वापस आया था। उसकी छड़ी कभी किसी पुरुष को तो कभी किसी महिला को छू जाती। जिसे भी वो लगती वही खींचकर उसे भला बुरा कहने लगता। एक आदमी शराब के नशे में धुत वहीं जमीन पर सो रहा था। छड़ी का स्पर्श होते ही वो हड़बड़ाकर जग गया और बड़बड़ाने लगा, अरे सूरदास, ये छड़ी लेकर तू कहाँ जा रहा है? ये तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। किसी का हाथ थाम ले, किसी से शादी वादी बना ले, फिर वो जोरू तुझे साए की तरह कहीं भी ले जाएगी। ये दुनिया बड़ी जालिम है सूरदास, ये तुम्हें तुम्हारी छड़ी के साथ घुमा देगी। फिर वो अपनी ही धुन में कोई पुराना फिल्मी गाना जोर जोर से गुनगुनाने लगा। अंधे जहान के अंधे रास्ते, जाए तो जाए कहाँ, दुनिया तो दुनिया, तू भी पराया, हम यहाँ न वहाँ। बस अड्डे के पल पल बढ़ते शोर के बीच उसने एक आवाज लगाई, अरे कोई बताएगा यहाँ वॉशरूम किधर है? उसकी आवाज 10 दिशाओं में घूमकर उसी के पास लौट आई। उसने फिर एक बार कुछ जोर से अपनी बात दोहराई। इस बार भीड़ में से कोई बोला, थोड़ा आगे चले जाओ, फिर दाहिने मुड़ जाना। कुछ आगे जाकर छड़ी से टटोलता हुआ अंदाज लगाकर वो दाहिने मुड़ गया। हमारे यहाँ कुछ चीजों की गंध बहुत दूर से ही लुभाने लगती है। वॉशरूम से आती हुई गंध की टोह लेता हुआ वो आखिर वॉशरूम के करीब जा पहुंचा। मैं जाने क्यों अपलक उसके हर बढ़ते कदम को निहारती जा रही थी। इस सबसे अनजान प्रतिभा एक उपन्यास पढ़ने में व्यस्त थी। वॉशरूम के समीप जाकर वो फिर एक बार ठिठक कर वहीं खड़ा रह गया। वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में एक ओर महिलाओं हेतु तथा दूसरी ओर पुरुषों हेतु लिखा हुआ था। सैकड़ों महिलाएं और पुरुष एक के बाद एक वॉशरूमों में आ जा रहे थे। उस कानों के पर्दे फाड़ देने वाले राक्षसी शोर के बीच आवाज सुनकर ये तय कर पाना कि महिलाएं किस ओर जा रही हैं और पुरुष किस ओर, उसके लिए संभव न था। अतः वह वही ठगा सा खड़ा रह गया था। अब तक मेरे अंदर का देश प्रेम, सामाजिक चेतना, सहानुभूति, परोपकार सब कुछ जाग उठा था। मैंने प्रतिभा को झकझोरा, देखो ना, उस युवक को सही वॉशरूम ढूंढने में कितनी परेशानी हो रही है। चलो हम उसकी कुछ मदद कर दे। अरे रहने भी दो, तुम भी किस पचड़े में उलझ गई। ऐसे तो आते जाते कई लूले लंगड़े अंधे दिख जाएंगे। हम कहाँ कहाँ और किस किस की मदद करेंगे। जब वो अपनी छड़ी के सहारे वॉशरूम तक पहुँच गया है तो अंदर भी चला ही जाएगा। हम यहाँ से उठे तो हमारी कुर्सियाँ भी जाती रहेंगी। प्रतिभा फिर अपने उपन्यास में खो गई। वो अभी भी उसी स्थान पर खड़ा किसी सहृदय हाथ या किसी सहयोगी आवाज की प्रतीक्षा कर रहा था। इस बीच हमारी बस आ गई। प्रतिभा लपक कर बस में चढ़ गई और हम दोनों के लिए एक सीट सुरक्षित कर ली। मैं बस में बैठी तब भी मेरी आंखें उसी युवक की ओर देख रही थीं। बस चलती उससे पहले ही मुझे लघु शंका का ख्याल हुआ। मैं जल्दी जल्दी बस से उतरने लगी। प्रतिभा ने रोका कि उतरने से मेरी सीट चली जाएगी। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और तेज कदमों से लगभग दौड़ती हुई वॉशरूम की ओर बढ़ गई। मुझे लगा अब अगर 2 मिनट की भी देर हुई तो मैं यह स्थिति सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं सीधे उस युवक के पास पहुंची और हौले से उसका हाथ पकड़कर उसे पुरुषों के वॉशरूम के दरवाजे के पास ले गई। वहां खड़े एक अन्य व्यक्ति को मैंने उसकी मदद करने का निवेदन भी कर दिया। इतनी देर में प्रतिभा को लेकर मेरी बस चली गई थी। दूसरी बस कोई 1 घंटे बाद आने वाली थी।
सुबह जो शब्द बोले थे उनमें से इक्का दुक्का शब्दों का अर्थ अब धुंधला धुंधला सा मेरे सामने प्रकट हो रहा था। कई बार कितने दूर होते हैं शब्द अपने अर्थ से। बस में सारा समय उसकी सफेद छड़ी की लयबद्ध आवाज चारों ओर गूंजती सी लगी। खिड़की से आती नर्म हवा के शीतल झोंकों से गर्मी का एहसास कुछ कम हुआ। तन मन पर एक अजीब सी खुमारी तारी होती चली गई। सुनो, अब तुम इस छड़ी को छोड़ दो, अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया था। तुम जहां जाओगे मैं भी तुम्हारे संग चलूंगी। अब तुम्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा, इस छड़ी पर भी नहीं। नहीं नहीं, ये छड़ी तो मेरे बचपन की सखी है, मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूं? देखो ना मैं कितना लकी हूँ, मेरे साथ दो दो सखियां हैं। होगी भला किसी की ऐसी किस्मत। खुशी उसके शब्द शब्द से झलक रही थी। बस ने एक जोर का ब्रेक लगाया तो मैं अपनी तंद्रा से उठकर हड़बड़ाकर सावधान हो गई। बाहर झांका तो मेरा स्टॉप आने ही वाला था। घर पहुंची तो रात के 11 बज रहे थे। गर्मी और थकान के मारे दम घुट रहा था, लेकिन मन में आज एक गहरी शांति का एहसास हो रहा था। आज एक छोटा सा ही सही कदम बढ़ाया था जिंदगी के सही अर्थ की ओर। जाते ही माँ ने सवालों की झड़ी लगा दी। तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? प्रतिभा तो बहुत पहले लौट आई थी, तुम्हारा सामान दे गई है। कहती थी तुम बिना कुछ बताए अपना सामान छोड़कर बस से उतर गई थी। ऐसा भी क्या हो गया था? मैंने माँ को कोई उत्तर नहीं दिया। माँ फिर कुछ सोचकर बोली, आज का इंटरव्यू कैसा रहा तुम्हारा? प्रतिभा तो कहती थी उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा था। मैंने बहुत सुकून भरे स्वर में केवल इतना ही कहा, मैं इंटरव्यू में पास हो गई माँ। कहानी धुंधला अर्थ समाप्त।